नमस्कार दोस्तों, मैं राजू प्रजापति। आज आपका ये पाषाण काल का लास्ट वीडियो रहेगा और इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में लौह युग ये भी पेपर में पूछता है, इसलिए इस पर वीडियो बनाना पड़ा। लौह युग और महापाषाण को मेगालिथ कहते हैं। मेगा का मतलब क्या है? ये जो मेगा वर्ड है ना, मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा। मेगा का मतलब क्या है? बड़ा। और लिथ का मतलब है पत्थर, यानी कि बड़ा पत्थर से सावधान किया जाता है। यानी कि इसका मतलब है कि बड़ा पत्थर वाला काल, मेगालिथ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये काल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मोटा मोटी कि ये काल क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बना है। तो दक्षिण भारत में 1100 BC, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल हम लोग का जब चल रहा था उत्तर भारत में, तो उस समय 1100 BC में उत्तर वैदिक में हुल्लूरू जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पे कार्बन डेटिंग के अनुसार ये इस पत्थर से कार्बन डेटिंग यानी कि C14 कार्बन 14 के अनुसार इसको जांचा गया है। तो जांचने पर यह 1100 BC प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो पहला लोहे का साक्ष्य मिला है वो 1100 BC में हुल्लूरू में, महाराष्ट्र के हुल्लूरू में प्राप्त हुआ है। और भी कहाँ प्राप्त हुए होंगे? तो पिकलीहाल, हल्लूरू, ब्रह्मगिरी, पिकलीहाल और हुल्लूरू। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सावधान का मतलब क्या है कि सावदास, यानी कि कैसे शवों को ये लोग दफनाते थे, उसके बारे में। सावदाह से क्या क्या मिला है? यानी कि जो शव को दाह किया जाता था, तो उससे क्या क्या मिला है? तो काले, लाल, भूरे, मृदभांड जो गैरिक होता है ना, तो गैरिक उत्तर भारत में होता है। काले, लाल और भूरे मृदभांड का मतलब यहाँ पे घड़ा से है। ठीक है, तो सावधान के साथ यहाँ पे काले, लाल, भूरे मृदभांड पाए गए। तो मृदभांड यदि पूछा जाए कि दक्षिण भारत में कौन कौन से हैं, तो काले, लाल, भूरे। और उत्तर भारत में पीले भी मिलेंगे, गैरिक भी मिलेंगे, और लाल, काले या भूरे भी मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा मेगालिथ के बारे में जानते हैं। मेगा का मतलब होता है बड़ा, और लिथ का मतलब होता है पत्थर। देखिए, बड़ा सा पत्थर में सावधान कैसे किया जाता था, कैसे यहाँ के जो विकास हुआ है, मानव विकास हुआ है, उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कैसे मानव विकास हुआ है इस काल में, यानी कि मेगालिथ कम से कम ये, इसके बाद आपका संगम काल चालू होता है दक्षिण भारत में। इसके बाद क्या कौन सा काल चालू होगा? संगम काल। संगम काल के जस्ट पहले का काल जो है वो मेगालिथ का ही काल है। इतना बात समझ आ गई? जो संगम काल के पहले का काल है वो मेगालिथ का काल है। ठीक, और यहाँ पर जो मेगालिथ पत्थर का जो खोज किया गया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र के विदर्भ वाले जो क्षेत्र है, विदर्भ में बारिश वगैरह कम होती है क्योंकि बीच में पहाड़ पड़ जाता है। तो यही विदर्भ की पहाड़ियों में भी इस मेगालिथ के जो पत्थर हैं, इसके कब्रगाह बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पुरातत्वविद का नाम आता है, जैसे कर्नल मिलोज टेलर का भी मिलान करने में जाता है कि इसका मिलान कीजिए कि किस किस साल में संबंधित है। कर्नल मिलोज टेलर जो है 1851 में कर्नाटक के गुलबर्गा में इस पत्थरों को देखे थे और अद्भुत बताए थे, और इसके बारे में थोड़ा सा शोध वगैरह करके और इसके बारे में प्रकाशित किए थे, और इसके बारे में ज़्यादा इनकी जानकारी नहीं दिया था। मार्टिन मिलर ने 1947 में कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में इन्होंने भी शोध में इस बारे में कहा। ठीक है, लेकिन इनको खोज का श्रेय 1944 में वीडी
कृष्णा स्वामी के द्वारा ही इस खोज का मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि मेगालिथ में खोज या क्रांति का जन्म किसे माना जाए तो वीडी कृष्णन स्वामी को माना जाएगा। ठीक है, वीडी कृष्ण स्वामी को ये महालिथिक की काल का जनक माना जाएगा। यहाँ पे क्या क्या मिला है तो लोहे का त्रिशूल, देखिए लोहे का खोज हो चुका है, तो लोहे का खोज में सबसे पहले जो मिलने लगे चीज़ें तो लोहे क्या क्या मिली होंगे तो लोहे का त्रिशूल मिला है, तीर का जो आगे का भाग होता है, जो तीर के आगे का भाग होता है वो फलक मिला है, पत्थरों के मनके भी मिले हैं, मनके मतलब कि जो गुड़िया होते हैं वो भी मिला है। इसके साथ तमाम पत्थरों के बर्छा भी मिले हैं, तलवार भी मिले हैं, तमाम तरह से चीज़ें जब शव के साथ खोदा जाता था, जो जैसे कि शव है तो शव के साथ जब खोदा जाता था ना तो इसके साथ मैंने बताया था कि ये परलौकिक जीवन में विश्वास रखते थे। परलौकिक मतलब कि जब लोग मरते थे तो उसके साथ यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में उनकी भोग विलास की वस्तुओं को रखा जाता था। तो यहाँ पे उनके साथ जो उस समय जीवित रहने पर जो यूज़ करते थे, जैसे तलवार किए, भाला किए, त्रिशूल किए, तीर किए, धनुष किए, तो उनके उपभोग की वस्तुएं इस सावधान के साथ रख दी जाती थी। ठीक है, तो रखने के साथ यदि इनके साथ लोहे का कोई औजार रखा जाता तो उनको अंत्येष्टि बोला जाता था। लोहे के साथ यदि उसको दफनाया जाता तो अंत्येष्टि बोलते थे। ठीक है, तो सावधान को देख लेते हैं कैसे कैसे ये दफनाते थे। तो मेगालिथ में जो सावधान के जो प्रक्रिया है, किस तरह दफनाया जाता था किन लोगों को, तो आंशिक सावधान को मतलब क्या है कि कुछ ही मात्रा में सावधान किया जाता था, कुछ ही मात्रा में दफनाया जाता था। जैसे आंशिक सावधान केवल हड्डियों को दफनाया जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जब लोग वयस्क मतलब कि जो नौजवान जब मर जाते थे तो वहाँ पे जब नौजवान मर जाते थे तो यहाँ पे आंशिक सावधान किया जाता था। आंशिक सावधान की तो क्या है कि जब नौजवान मर जाते थे तो उनको अब जो गिद्ध और पशु पक्षी जैसे कुत्ते हुए, भेड़िया हुआ, ये पशुओं ने और पक्षियों को, गिद्ध कौवा, ये सब आके नोच के उसके मांस को खा लेते थे। मांस खाने के बाद जो हड्डियाँ बचती थी उसका सावधान करता था, केवल हड्डियों को दफनाया जाता था। ठीक है, वयस्कों में केवल हड्डी को दफनाया जाता था, जिसको आंशिक सावधान कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई कि पूर्ण सावधान ये महाराष्ट्र विदर्भ के एरिया में आंशिक सावधान का साक्ष्य मिलते हैं। पूर्ण सावधान जब उसके नीचे और उतरेंगे कर्नाटक वगैरह में तो वहाँ पूर्ण सावधान के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे जो नागार्जुन कोंडा है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे ये पूर्ण सावधान के साक्ष्य मिलता है। पूर्ण सावधान के साक्ष्य में क्या जाता है कि ये पूरे तरह से दिल्ली युद्ध काल में खोदा जाता था। अब यहाँ पे जो दफनाने की जो प्रक्रिया है ये अब पहले घरों में दफनाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे दफनाने की जो क्रिया है ना, अब घरों से दूर कर दिया गया है। अब पहाड़ों को सीधे कर दिया गया है शिफ्ट। तो पहाड़ों पे शिफ्ट करके अब वहाँ पे किस तरह दफनाया जाता था, तो इसके रूप कौन से किस रूप में दफनाते थे तो ये अभी बता रहा हूँ। अभी इसको देख लीजिए, पूर्ण सावधान में ये दफनाया जाता था पूरा का पूरा। इसमें खाने के लिए, पशु को खाने के लिए छोड़ा नहीं जाता था, केवल हड्डियाँ नहीं दफनाई जाती थी। इसमें मरने के समय ही तुरंत दफना दिया जाता था। बच्चों को सब कैसे दफनाया जाता था, तो बच्चों के सावधान के साथ एक कलश रखा जाता था। ठीक है, कलश का मतलब कि मृदभांड रखा जाता था, और मृदभांड से इन लोगों का ये था कि ये बच्चे होते हैं तो इनकी अभी आत्मा भटकती है, यानी कि ये परलौकिक में विश्वास कर रहे हैं, परलौकिक में विश्वास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे की आत्मा भटक रही है तो ये रात में आएगी और पानी पिएगी, ऐसा इन लोगों का मानना था। चलिए,
तो बच्चों को सावधान कैसे किया जाता था, इसको भी हम लोग देख लिए। अंत्येष्टि सावधान में क्या किया जाता था कि अंत्येष्टि सावधान में जब लोहे की खोज हो चुका था, तो लोहे के जब सामान मिलने लगे थे, तो लोहे को भी अब साथ में प्रयोग किया जाने लगा। तो यानी कि लोहे को साथ में दफनाया जाने लगा। इसके कारण मतलब कि इसी की वजह से ये जो दफनाने की प्रक्रिया है, इसको अंत्येष्टि समाधान कहा गया है। ठीक है, तो जो लोहे का सामान साथ में दफनाया जा रहा है, इसको बोलेंगे अंत्येष्टि समाधान। और एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, ये भी पेपर में अद्भुत रूप में पूछा जाता है कि 11वीं संस्कृति से थी ना, तो उसमें जब दफनाया जाता था तो पैरों को काट दिया जाता था, पैरों को काट के दफनाया गया है। ठीक है, तो पैरों को काट कर दफनाए जाने का संस्कृति किस संस्कृति में प्रचलन था, तो 11वीं संस्कृति में प्रचलन था। ठीक है, जो पॉइंट याद हो गया होगा आपको। अब आते हैं रूप, किस किस रूप में इस यहाँ पर दफनाया गया है। तो पहला कैसे दफनाते थे ये लोग, तो पहला ये तो घरों से पहले जैसे शरीर मृतक हो जाता था, तो ये पहले घरों के अंदर ही दफनाते थे, ज़्यादा गड्ढा नहीं खोदते थे। लेकिन अब ये लोग घरों से दूर दफनाने लगे, क्योंकि ये लोग घर में दफनाते थे तो बदबू आने लगता था, और इनका मानना था कि पूर्वज आएंगे तो इसी घर में हम लोग कैसे रहेंगे। ऐसी इन लोगों की अंतरात्मा जागृत होने लगी थी। तो ये लोग अब घरों से दूर पहाड़ों पर दफनाने लगे थे। अब पहाड़ों पर दफनाने की परंपरा चालू कर दिए थे। और पहाड़ों में किस किस रूप में दफनाते थे, तो पहला रूप है पत्थर चक्र, यानी कि ये बीच में दफनाने के बाद ये बाहर पत्थरों का टुकड़ा रख देते थे, यानी कि एक तरह से चक्र बना देते थे पत्थरों का, कि इसके बोलते थे पत्थर चक्र। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है कई जगह। डोलमेल ताबूत कहाँ मिलता है, तो ब्रह्मगिरी और चिगनपत्तू में मिला है। डोलमेल कैसे होता था कि जैसे मेज नुमा होता है ना, तो यहाँ पे दफनाते थे, और यहाँ पे बड़ा सा एक पत्थर रखे, और यहाँ से एक बड़ा पत्थर रखे, और इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर से ढक देते थे। ठीक है, इसको बोलते थे डोलमेल ताबूत। तो डोलमेल ताबूत की साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में और चिगनपत्तू में। ठीक है, ये डोलमेल हुए। यदि आप लोग को देखने में समस्या आ रही होगी तो आप लोग नोट से देख सकते हैं। और तीसरा देख सकते हैं आप लोग संगोरा में कैसा होता था कि बीच में दफना देते थे, बीच में दफनाने के बाद टीला नुमा पत्थरों से घेरा बना देते थे, तो ये टीला नुमा जो बनता था इसे संगोरा बोलते थे। सर्वसर्प ये केरल की तरफ दफनाते थे। ये दफनाने के बाद एक सांप की तरह ये सूंड डाल देते थे पत्थरों से। ठीक है, अब पाँचवा शिष्ट तरीका पेटी, जैसे बक्सा होता है ना, तो बक्सा नुमा इधर से भी पत्थर उठाए, इधर से भी पत्थर उठाए, और इधर से भी पत्थर, और पेटी की तरफ बंद करते हैं, जैसे कि हम लोग सेब वगैरह बंद करते हैं, चाहे किसी भी वस्तु बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो उसी तरह यहाँ पेटी के रूप में चारों तरफ से पैक कर देते थे। इसको बोलते थे शिष्ट। मनहेरी क्या था, तो मनहेरी 2 से 3 मीटर मतलब बहुत से बड़ा पत्थर लाके और एक ही पत्थर को रख देते थे, नीचे दफनाने के बाद एक ही पत्थर से इसको ढक देते थे। इसको बोलते हैं मनहेरी। इतने बात समझ में आ गया होगा। चलिए, और इसमें आप लोग को क्वेश्चन में, जैसे कि क्वेश्चन जब हल करेंगे तो पूछता है कि प्राक हड़प्पा में कौन से स्थल है, यानी कि प्राक हड़प्पा में मैंने पिछली वीडियो में बताया होंगे प्राक हड़प्पा में कौन कौन से मिले हैं। जोकर झाकर संस्कृति इसी प्राक हड़प्पा में आएंगे। प्राक हड़प्पा का मतलब कि जो हड़प्पा काल है, अगली वीडियो में हम हड़प्पा ही काल से शुरू करेंगे। तो हड़प्पा का ये प्राक हड़प्पा में जोकर झाकर संस्कृति, एच कब्लगा, ऐसे प्राक हड़प्पा में आएंगे। ठीक है, अहाड़ कैथा और गणेश्वर राजस्थान का, और कैथा महाराष्ट्र का, अहाड़ भी महाराष्ट्र का। ये वाला कैथा ये एमपी में पड़ेगा, और अहाड़ भी कैथा और मालवा ये पड़ेंगे एमपी में, और अहाड़ महाराष्ट्र में पड़ सकता है।
और सिंधु घाटी के साथ चले। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संस्कृति है, ये संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी और ये किसके साथ चल रही है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ये भी तीनों संस्कृति चली है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए सोचा कि यहाँ पर बना देते हैं। और परवर्ती हड़प्पा, मतलब कि हड़प्पा काल के बाद भी कुछ गांव वाले यानी जितनी संस्कृतियाँ हम लोग पढ़ेंगे ये ग्रामीण संस्कृतियाँ होंगी, और जो भी हड़प्पा में पढ़ेंगे वो नगरीय संस्कृति है। ठीक है, चलिए, तो ये परवर्ती हड़प्पा में जैसे हम लोग देखेंगे कि झुकर झाकर संस्कृति भी आ जाएगी। उसके बाद चौदड़ों की तरफ ये संस्कृति आती है। चलिए, तो इसका जो भी डिटेल होगा अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और इस वीडियो के बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से करेंगे। हम उस वीडियो में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, फिर इसके बाद जितने भी पेपर हुए हैं अच्छे लेवल पर, नेट जेआरएफ लेवल पर, उस पेपरों को अभ्यास करेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी को पढ़ेंगे, सिंधु घाटी का भी अभ्यास करेंगे। उसके बाद वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल का भी अभ्यास करेंगे। और एक वीडियो हमने बनाएगा इस सारे जितने भी पढ़े रहेंगे उसके रिवीजन के लिए पीपीटी से हम लोग पीपीटी से पढ़ेंगे। पीपीटी से हम लोग मोबाइल के माध्यम से उसको रिवीजन के तौर पर क्या क्या अभी तक पढ़े हैं उसको रिवीजन के तौर पर फटाफट पढ़ के निकाल देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।